मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 109 पार्ट है। इससे पहले हमने 108 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारे कला की परिभाषा से संबंधित है और कला की परिभाषा से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं बनती हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वह कला की परिभाषा है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें हमने कला की अर्थ के बारे में बताया, जिसमें मैंने यहाँ पर जितनी भी कलाएं होती हैं, कौन कौन सी कलाएं होती हैं, किस किस में कितनी कलाओं का प्रयोग किया गया है और उन सभी के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया। तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर वो उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से भी जाकर इजीली भी उस वीडियोज़ को देख सकते हो। तो हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा कि कला सत्य की अनुकृति है। यह किस कलाकार के द्वारा यानी किस व्यक्ति के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा बोला गया है कि कला जो है वह सत्य की अनुकृति है, तो वो प्लेटो के द्वारा बोला गया। ये वाली जो परिभाषाएं बहुत बार पूछी गई हैं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग विद्वान के द्वारा, तो आप ज़रूर याद रखना, इन सभी को रट लेना, इंपॉर्टेंट है सभी जो जितनी मैंने यहाँ पर ऐड की हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है जितनी भी है जो परिभाषा हैं, जितने भी कोटिम्स हैं, उन सभी चीज़ों को ऐड किया जाए। तो किसके द्वारा बोला गया कि कला सत्य की अनुकृति है, तो वो प्लेटो के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि कला जो है वह अनुकरण है। यह किस विद्वान के द्वारा बोला गया है कि जो कला है वह अनुकरण है, तो वो अरस्तु के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ये किसके द्वारा बोला गया कि जो कला है वह सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करने की कला की सबसे बड़ी समस्या है, तो किसके द्वारा बोला गया, तो वो हिगेट के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि जो कुछ भी देव शिल्प यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है का प्रतिरूप अनुकृति है वह शिल्प है, वो क्या है, शिल्प है, तो वो क्या किसके द्वारा बोला है, तो वो सतपथ के द्वारा बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जो कला है वो बाह्य पे जो प्रभाव होता है उसको देखने के बाद जो आंतरिक अभिव्यक्ति बनती है वह किसके द्वारा बोला गया है, तो ये क्रोचे के द्वारा बोला गया है। क्रोचे द्वारा दिया गया ये कथन है कि बाह्य जो कला होती है, बाह्य कला प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति बनती है। नेक्स्ट हमारा कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये किसके द्वारा बोला गया है कि जो कला होती है वह भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का एक प्रमुख जरिया होती है, तो वो हीगेल के द्वारा बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितनी भी कलाएं मैंने उन सभी को ऐड किया है, यानी कि जिस भी विद्वान के द्वारा इनके बारे में जो परिभाषाएं दी गई हैं तो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या फिर शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना ही उसे देखना या सुनने वाले के मन में भी अब वही भाव जागे, वो किसके द्वारा बोला गया है, तो वो टॉल्स्टॉय के द्वारा बोला गया है कि जो भी भाव अपने अंदर हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं उसको हम किसी चित्र में उतारकर, मूर्ति में उतारकर या फिर नाटक में उतारकर या फिर किसी कविता में उतारकर सामने वाले के अंदर भी वही चीज़ का प्रभाव उत्पन्न करना जो है वह कला है, तो वो किसके द्वारा बोला गया है, तो वो टॉल्स्टॉय के द्वारा बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि कला एक अभिव्यक्ति है, तो जो कला है एक अभिव्यक्ति है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो वो रस्किन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। जो कला होती है वह कल्पना जो होती है हमारे मन के अंदर होती है, वो उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो किसके द्वारा बोला गया, शैले के द्वारा बोला गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं कला को लेकर, तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं सभी विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, यानी कि फ्राइडर के द्वारा बोला गया है कि जो कला होती है वह दमित यानी कि दबी हुई जो वासना होती हैं उनको उभारने का प्रमुख जरिया होती है, तो किसके द्वारा बोला गया था, वो फ्राइडर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में
उपयोगी गुण या फिर सुंदरता आ जाती है वह कला कहलाती है। तो किसके द्वारा बोला गया है? तो ये श्याम सुंदर दास के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर मैं जितनी भी परिभाषाएं बता रही हूँ आप उन सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आपको अलग अलग विद्वान के जो अभिव्यक्ति है वो देखने को मिल सकती है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैं यहाँ पर इस टॉपिक की क्विज भी कराती हूँ, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर भी इजीली जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या फिर रंजन स्वरूप है उसे कला कहते हैं। यानी कि ये किसके द्वारा बोला गया? तो वो रॉबर्ट रीड के द्वारा बोला गया था। क्या चीज़ बोली गई थी? कि जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या फिर रंजन स्वरूप है उसे हम कला कहते हैं। तो किसके द्वारा बोला गया? हार्वर्ड रीड के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट हमारा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो किसके द्वारा बोला गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था कि जो कला है उसमें जो मनुष्य होता है वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट है कि चित्रकला के कितने अंग है, यानी कि जो अंग होते हैं चित्रकला के वो कितने अंग हैं? तो वो 6 अंग है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इन 6 जो अंग हैं उसमें किस में वर्णन किया गया है? तो वो सड़क में इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से अंग हैं। सड़क का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो पूछा जा सकता है जो सड़क है जिसमें कला के जो 6 अंग है उनका वर्णन मिलता है, वो जो उसका जो प्रयोग मिलता है वो सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो वो जयमंगला में मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि सड़क क्या है? जो सड़क है वह क्या है? तो ये वात्स्यायन के कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका है जयमंगला। तो ये भी चीज़ याद रखना, जिसमें जो कला के अंग है उनका वर्णन मिलता है देखने को। और इसका जो वर्णन किया है तो भारत की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी किया गया था। चीन में अलग अलग सीईओ के द्वारा किया गया था। इसका वर्णन जो किया गया था अलग अलग देशों में अलग अलग विद्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि सड़क क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि वात्स्यायन के जो द्वारा कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है उसकी टीका जयमंगला है। नेक्स्ट हमारा कि सड़क किसे कहते हैं? सड़क जो होती है वो किसने लिखा? तो सड़क जो लिखा गया है वो यशोधर पंडित के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र की 3य अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने उल्लेख चित्रकला के कितने भेद बताए हैं? यानी कि जो कला है उसके जो भेद बताए हैं जयमंगला में यशोधर पंडित के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो जयमंगला है वे उसका जो वर्णन किया गया है, यानी कि उसके जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यशोधर पंडित के द्वारा लिखा गया है। और उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो चित्रकला के जो भेद होते हैं उनका वर्णन किया गया। और कौन कौन से होते हैं? एक है रूप भेद, प्रमाण भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य, वाणिका भम, यानी कि एक सूत्र भी है। तो आप ये जो चीज़ें आपको सभी चीज़ें क्रम वाइज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि प्रथम जो शब्द है वो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, अंतिम कौन सा है, वर्ण को किस रूप में जाना गया है, तो वर्णिका रूप में जाना गया है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको ये सभी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो जयमंगला में जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा सूत्र है? कुछ इस प्रकार है। रूप भेद प्रमाणीय, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य, वाणिका, भक्त चित्र, सड़गम नामक सूत्र कहाँ से लिखा गया है? तो वो कहाँ पर लिखा गया है? वो जयमंगला में मिलता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्रमबद्ध इस चीज़ को आपको जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला शब्द जो पढ़ता है वो रूप भेद पढ़ता है। अब रूप भेद के बारे में जानते हैं कि जो रूप भेद होता है वो क्या होता है। तो रूप भेद जो होता है रूपों के बाहरी वेदों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो रूप भेद जो होते हैं उसमें किसका वर्णन किया जाता है? तो रूप के जो बाहरी भेद होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है रूप भेद के अंतर्गत। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार के होते हैं? अगर भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सत्य, नागर, मिश्रा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा आकृति तथा ताल, यानी कि अगर हम आकृति की बात करें और ताल की बात करें वो किस प्रकार होती है और किस किस की कितनी होती हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप उन सभी को भी नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट जब मानव साधारण की बात करें कि मानव जो साधारण मानव होता है उसमें कितनी ताल होती हैं? तो उसमें 8 ताल होती हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम उत्तम ताल की बात करें कि जो उत्तम ताल होता है जो सबसे फिट माना है, अच्छा माना है, वो कौन से है? 9 ताल माना गया है। भयानक की बात करें जो बहुत ज़्यादा भयानक होता है तो उसमें 12 ताल माने गए हैं। राक्षस की बात करें तो राक्षस में 16 ताल माने गए हैं। कुम्हार की बात करें तो 8 माने गए हैं। और बाल की बात करें तो उसमें 5 ताल माने गए हैं। ये पूछा जा सकता है
कि जो बाल होता है उसमें कितनी ताल माने गए हैं, तो 5 माने गए हैं। राक्षस की बहुत बार पूछा गया ये वाला राक्षस वाला, तो उसमें 16 ताल माने गए हैं। और मानव, साधारण मानव की बात करें तो उसमें 8 माने गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी तालों के बारे में मैंने बताया आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, रट लेना, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है इससे संबंधित छूटे ना। नेक्स्ट हमारा प्रमाण। अगर हम प्रमाण की बात करें कि रूप भेद की बात आता है हमारा प्रमाण। प्रमाण क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है कि अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई और शरीर रचना किसके अंतर्गत आता है। तो जो प्रमाण होता है उसके अंतर्गत जब किसी चीज़ की या फिर किसी मूर्ति की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसकी संरचना जो होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, तो वो हमारे प्रमाण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा माइकल एंजेलो ने मानव देह, मानव जो शरीर होता है उसकी आकृति को कितने भागों में बांटा है। तो माइकल एंजेलो के द्वारा जो शरीर होता है उसको कितने भागों में बांटा है, तो वो हमारा 8 भागों में बांटा गया है। तो ये चीज़ याद रखना कि माइकल एंजेलो के द्वारा जो मानवीय शरीर होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो वो हमारा 8 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। नेक्स्ट हमारा शुक्राचार्य ने पुरुष आकृति को कितने प्रकार का माना है। अलग अलग विद्वान के द्वारा आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस विद्वान ने कितना माना है। तो शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष आकृति होती है उसको 5 भागों में बांटा है, 5 प्रकार का माना है, जैसे कि नर, क्रू, असुर, वामन, कुमार। यानी कि ये जो सभी हैं ये किसके द्वारा माने गए हैं? शुक्राचार्य के द्वारा बनाए गए। नर, क्रूर, असुर, वामन, कुमार, ये सभी जो हैं शुक्राचार्य के द्वारा मानी गई हैं क्या? मानव आकृतियाँ। नेक्स्ट हमारा आदर्श मनुष्य कृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्धारित हुआ है। यानी कि जो भारत है उसमें जो एक यानी कि स्वस्थ इंसान होता है, आदर्श मनुष्य होती है, उसको कितने तालों में माना गया है। यानी कि प्रमाण जो दिया गया वो 9 तालों में दिया गया है। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रमाण का अंश क्या कहलाता है। जो यानी कि प्रमाण जो होता है उसका एक हम प्रॉपर एक वर्ड की बात करें तो वो अंश जो होता है वो ताल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रमाण निर्धारण में ताल क्या होता है। यानी कि जो प्रमाण निर्धारण होता है उसमें हम ताल की बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ताल होता है वो क्या होता है, तो ताल एक स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। नेक्स्ट हमारा एक ताल बराबर कितने अंगुल होते हैं। यानी कि एक जो ताल होता है वो कितने अंगुल होते हैं, उसमें 12 अंगुल होते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ से जो चीज़ें नापते हैं उनको, वो सभी जो चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है? ताल। यानी कि इस प्रकार के 12 जो ताल होते हैं वो क्या होते हैं? एक ताल बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा सिर को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो सिर होता है, जो ताल होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया गया था। और जो अनुपात होता है उसके अगर हम प्रॉपर वर्ड की बात करें तो उसे हम प्रमाण के नाम से या प्रमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर जो आता है हमारा भाव आता है। तो भाव जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भाव क्या है? भाव आकृति की भंगिमा होती है। किसकी? आकृति की जो भंगिमा होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं या फिर कोई मूर्ति बना रहे हैं उसमें जो हम भाव दर्शा रहे हैं कि ये जो मूर्ति है वो उदास है या हैप्पी है या किस मुद्रा में है, वो जो सब जो चीज़ें होती है वो किससे झलकती हैं? वो भाव से। भाव कला को क्या देता है? भाव जो होता है वो अभिव्यक्ति होता है। जैसे कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो भाव अभिव्यक्त होते हैं, भाव जो होते हैं प्रदर्शित होते हैं, उनको अभिव्यक्त जो करता है वो क्या कहलाते हैं? अभिव्यक्ति जो होती है। जैसे मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर, तो वो क्या कहलाते हैं? अभिव्यक्ति। यानी जो भाव आते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा अंदर, तो और उनको जो अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त करके ही वो चित्र बनाता है, मूर्ति बनाता है या फिर भवन निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा भावों का घनिष्ठ संबंध है किससे। जो भाव होते हैं उनका संबंध जो है रस से। रस जैसे कि आप सभी को पता है 9 रस होते हैं, जिसमें से श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। यानी कि जो अपनी वो अभिव्यक्ति दे रहा है वो किस रूप में देगा। अगर उसको किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है या उत्साह बढ़ा है तो वो वीर रस की अभिव्यक्ति करेगी। यानी कि मूर्ति को देख के या समझ आएगा कि देखने से कि एकदम जुनून सा जो आता है, या फिर किसी चीज़ की मृत्यु से यानी कि मूर्ति बना दी तो उसे देखकर हमें रोना आएगा। तो वो जो भाव होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाव अभिव्यक्ति का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट हमारा शास्त्रों में रस की निष्पत्ति जो मानी है वह क्या मानी? तो स्थायी भाव होंगी। यानी कि जो हमारे शरीर, हम किसी भी मनुष्य होता है उसके अंदर जो भाव 9 रस मिलते हैं, यानी कि जो 9 भाव होते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देखकर दुख को देखकर दुख होते हैं, खुशी को देखकर खुश होते हैं, तो ये जो सभी होते हैं सभी के अंदर भाव होते हैं। लेकिन किसी चीज़ को देखकर वो जो ऊपर झलक आते हैं वो उसकी क्या होती है? निष्पत्ति होती है। यानी कि किसी रस को ऊपर आ जाना निष्पत्ति कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
सर्वप्रथम रस सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि सबसे पहले जो रस सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। आरंभ में यानी कि प्रारंभ में भरत मुनि ने कितने रस तथा उनके कारक माने थे, तो सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने 8 ही रस माने थे और उनके स्थायी भाव जो होते हैं वो भी 8 ही माने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कुल कितने रस और उनसे संबंधित भाव का उल्लेख मिलता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वो 9 रस मिलते हैं, 9 ही भाव मिलते हैं। भाव है भारतीय चित्र की आत्मा। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्र की जो आत्मा मानी है वो किसे माना है, तो वो भाव को माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रस तथा उनसे संबंधित भाव, यानी कि 9 रस कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित जो भाव हैं वो कौन कौन से हैं। आपको एक कोई चीज़ बता दो, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरत मुनि जो है उनके द्वारा कितने रस माने गए, तो उनके द्वारा 8 ही रस माने गए हैं और 8 ही भाव माने गए। लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो कितने रस हैं हमारे, 9 रस हैं। उनको हम भाव के अनुसार जान लेते हैं कि उनके भाव जो कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार रस की बात करें तो उसका जो स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस होता है। हास्य रस तो सर हास्य रस की बात करें कि उसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। करुण की बात करें तो शोक होता है। वीर रस की बात करें तो उत्साह होता है, यानी किसी चीज़ को उत्साह लेके आता है। जो रौद्र रस जिसको यानी कि गुस्से में हमेशा रोना आता है। और भयानक रस की बात करेंगे भय यानी कि जो डर होता है उसके आता है। विभत्सम यानी कि घृणा, किसी चीज़ को देख गंदी यानी कि एक छी वाली फीलिंग आए उसको हम क्या बोलते हैं, विभत्सम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अद्भुत की बात करेंगे आश्चर्य, किस चीज़ को आश्चर्यचकित हो जाना कि बहुत अच्छी चीज़ देख ली उसको आश्चर्यचकित हो जाना, तो आश्चर्य की बात है कि अद्भुत किससे होती है, अद्भुत की। नेक्स्ट हमारा शांत की बात करें तो वहाँ से उसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो वीर रस है या फिर अद्भुत रस है या फिर शांत रस है, कोई भी आपको रस देखने को मिल जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सभी जो जितने भी मैंने रस बताए उनका आपको स्थायी भाव के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं लावण्य योजना। भाव के बाद जो आता है लावण्य योजना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं, यानी कि लावण्य योजना होता क्या है और इसका जो प्रयोग है किस रूप से पता चलता है हमें। तो लावण्य योजना का मतलब बाह्य सौंदर्य का अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे जो मन में भाव आते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति हम कर देते हैं मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर, और उसको हम देखकर जो अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है, लावण्य योजना कहलाता है, यानी कि बाह्य सौंदर्य की अभिव्यंजक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में लावण्य योजना विषय में क्या कहा है। तो उन्होंने बोला है कि मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाले जो गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लावण्य योजना। या फिर आपको कभी कभी आपको देखने को ऐसे मिल सकता है कि मोती की तरलता की भांति सुशोभित करने वाले जो गुण हैं वो लावण्य कहलाते हैं। और ये वाला जो कथन है वो किसके द्वारा बोला गया है और किस ग्रंथ में, तो ये रूप गोस्वामी के द्वारा बोला गया है। और किस में बोला गया है, नीलमणि नामक ग्रंथ में बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और किसके बारे में बोला गया है, तो ये लावण्य योजना के द्वारा के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो रूप गोस्वामी उनके द्वारा जो नीलमणि ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है, किसका, लावण्य योजना का। तो ये जो सूत्र आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि मुक्त फ्लेशु छाया अस्त्रामिविक विवास्त अस्तम, ये जो आपको मिलता है ये किसमें मिलता है देखने को, तो ये हमें रूप जो गोस्वामी उनके द्वारा जो रूप गोस्वामी के द्वारा जो नीलमणि ग्रंथ है उसमें ये वर्ण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सादृश्य। सादृश्य का मतलब इसके बारे में जान लेते हैं और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट हमारा कि किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रकृति की समानता को दर्शाना क्या कहलाता है, सादृश्य। यानी कि किसी भी चित्र को हम हूबहू बना देते हैं वो क्या कहलाता है, सादृश्य, यानी कि सेम। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कला में शरीर रचना हेतु प्रधान रूप से किन नामों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो भारतीय कला है उसमें शरीर रचना हेतु प्रधान रूप है उसको किस रूप में किया गया है, तो वो स्थिर और मुख अंडाकार। यानी ये पूछा जा सकता है कि भारतीय कला में जो शरीर रचना हेतु प्रधान रूप है वह किन नामों का प्रयोग करता है, तो वो स्थिर, मुख और अंडाकृति, इन तीनों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि चंचल जो मुख है उसकी आकृति कौन सी मानी जाती है, पूछे जा सकते हैं अलग अलग रूप में और बहुत बार आपने देखा होगा। तो जो चंचल मुख आकृति है वो किसके रूप में मानी जाती है, वो पान की आकृति जैसी मानी जाती है। अगर प्रसन्न यानी कि प्रच्छन्न जो होती है नेत्र होते हैं उनकी बात करें तो वो खंजन पक्षी के समान माने गए हैं भारतीय कला में। नेक्स्ट हमारा विलास नेत्र की बात करें तो वो परवल की फांक के समान माने गए। ये पूछा जा सकता है कि जो विलासी नेत्र है किसको दर्शाते हैं, जो परमल होता है उसकी फांक के समान दिखाई देते हैं। योगी का कान है जो वो ओम की आकृति जैसा होता है, ये भी याद रखना।
आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछा भी गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि आदर्श कान की बात करें तो गिद्ध की आकृति के समान होता है क्या? आदर्श कान। नेक्स्ट हमारा वाणी का भंग। वाणी का भंग क्या होता है और इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वाणी का भंग का जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो वर्ण की यानी कि रंग के लिए किया जाता है। तो भारतीय चित्रकला की सड़क का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो वो कौन सा है? वाणी का भंग, यानी कि जो रंग को प्रदर्शित करता है, रंग को हम वर्ण ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वाणी का भंग किसे कहा जाता है? तो नाना वर्णों की सम्मिलित बंधुओं को कहा जाता है। नाना मतलब अनेक वर्णों की, अनेक वर्ण मतलब रंगों के सम्मिलित बंधुओं को कहा जाता है क्या? वाणी का भंग। नेक्स्ट हमारा कि चित्र की सड़क में सबसे कठिन साधन जो होता है वह क्या होता है? तो वह हमारा वाणी का भंग होता है। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम प्रमुख वर्ण की बात करें तो वो वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला। ये जो क्या है प्रमुख वर्ण होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रट लेना, लिख लेना। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस टॉपिक की मैं क्विज भी करा दूँगी ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं जितने भी है वो तुरंत ही आपके जो है वो क्लियर हो जाएं। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।